हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ये क्लास 7 के न्यूट्रिशन इन एनिमल के बहुत कुछ क्वेश्चन को लेकर के आज सामने आया हूँ। ये साइंस का मेरा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये तीसरा वीडियो है। इसमें ये जंतुओं में पाचन, इसके बारे में, इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है, ये बहुविकल्पिक प्रश्न जो है इसमें हैं, जो कि आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 टीआरई के जितने भी जीएस के एग्जाम होंगे, सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसके अंतर्गत हैं। तथा 6 to 8 के विज्ञान और 1 to 5 के जो जीएस का जो एग्जाम होता है उनका 120 नंबर का, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 6 to 8 के लिए साइंस और मैथ का जो एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तथा 11 और 12 के साइंस विषय में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताया है, और मैं जैसे कि ऐसा सोच रहा हूँ कि एक एक करके आप लोगों के 10th क्लास तक के विज्ञान से संबंधित जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन हैं, वे सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये एनिमल, जंतुओं में पाचन से संबंधित कुछ सवाल मैं पहले करा चुका हूँ। इसके बाद ये पार्ट 3 है। इसमें एक मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, आप लोग ये मनुष्य के दांत जो हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ये इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। हिंदी में कहते हैं इसको कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृंतक, इंसाइजर दांतों की संख्या जो होती है वे 8 होता है, ऊपर और नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे। रदनक, इसका संख्या 2 और 2 4, इसका भी संख्या भी 4 होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे। कृंतक का 8 होता है, 4 ऊपर और 4 नीचे। रदनक का 4 होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे। अग्रचवर्णक का भी 8 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे। और चवर्णक का होता है 12, 6 ऊपर 6 नीचे। तो इसका आंसर जो होगा वह होता है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर होगा 4, आंसर ए होगा। दूसरा जो है, अगला सवाल है कि बचपन में जो दांत निकलते हैं, इनको हम लोग कहते हैं मिल्क टीथ। इसकी संख्या कितनी होती है? 15, 18, 20, इनमें एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप लोग जानना चाहिए कि बचपन में जो दांत निकलता है, जिसका हम लोग दूध का दांत कहते हैं या अंग्रेजी में इसको मिल्क टीथ भी कहते हैं, उसकी संख्या 20 होती है, 20 से अधिक नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर सवाल जो है वह है कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकलते हैं, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत निकल रहे हैं। एक बार निकलता है मिल्क टीथ, इसके बाद वो टूट के अलग निकल जाता है और उसके जगह पर अस्थाई दांत आ जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं द्विदंती। अस्थाई दांत, दूध का दांत, द्विदंती, इनमें एक से अधिक, ऊपर, इसको हम लोग कहते हैं द्विदंती। क्योंकि दोबारा दांत आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं द्विदंती। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको टीआरई 3 और बहुत सारे एग्जाम जिनमें कि जीएस में, जनरल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद है कि जीभ का मुख्य कार्य क्या है? जीभ, देखिए, जीभ जो होता है उसका बहुत सारा काम है। बोलने में मदद भी करता है जीभ। अगर जीभ काट दिया जाए तो नहीं बोल पाएंगे हम लोग। स्वाद लेने में सहायता प्रदान करता है। स्वाद, जीभ के द्वारा जीभ के अलग अलग भागों में हम लोग अलग अलग तरह का टेस्ट जो है वो ले सकते हैं। कहीं से नमकीन, कहीं से मीठा, कहीं से खट्टा, कहीं से तीखा, मैंने बहुत तरह का जीभ के द्वारा ही। अगर जीभ नहीं रहे तो हम लोग इन सारे स्वादों का मजा नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि जीभ का मुख्य कार्य क्या है? 4 ऑप्शन दिया: बोलने में मदद करना, स्वाद देने में सहायता प्रदान करना, भोजन को लार से मिलाने एवं उसे निगलने में सहायता प्रदान करना। उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा भोजन को लार से मिलाने एवं उसे निगलने में सहायता प्रदान करना। ये सभी काम है, बोलने में मदद करता है, स्वाद देने में मदद करता है, लेकिन इसका मुख्य जो काम है वह भोजन में लार को मिलाता है और लार को मिलाकर निगलने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए इसका आंसर तो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, मुख्य गुहा से
निकला हुआ भोजन ग्रास नली से नीचे की ओर कैसे सरकता है? जो भोजन हम लोग मुंह से निगल लेते हैं तो भोजन जो है वो ग्रास नली के द्वारा नीचे सरक जाता है। अब देखिए, मुंह में जो भोजन हम लोग चबाते हैं उसमें लार मिला देता है, लार मिलाने के बाद वह भोजन स्लिपरी हो जाता है, उसके बाद वह भोजन आगे जाता है, भोजन का दांत जो है भोजन को टुकड़े टुकड़े भी कर देता है। तो कह रहे कि कैसे ये नीचे सरकता है? सीधे अपने आप स्लिप हो जाता है, उसमें चूंकि लार मिला रहता है इसलिए स्लिप हो सकता है। ग्रास नली की भित्ति के संकुचन से, ग्रास नली की भित्ति में फैलाव और सिकुड़ाव, एक बार दब फैलता है एक बार सिकुड़ता है, जिसके कारण भोजन नीचे आता है। भोजन में लार मिलने से भोजन चिकना हो जाता है, इसके कारण नीचे जाता है। उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ग्रास नली की भित्ति में संकुचन। ग्रास नली का दीवार जो है वो कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है, जिसके कारण भोजन जो है वह धीरे धीरे नीचे चला जाता है। इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा बी। देखिए इसका आंसर है बी। इसके बाद दूसरा सवाल अगला आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर सवाल है कि अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं होती है। किस आकार का भी होता है? भी आकार का होता है, ई आकार का होता है, त्रिभुज के आकार का होता है, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह जान लीजिए कि अमाशय जो होता है वह चपटा एवं यू आकार की एक थैलीनुमा संरचना होती है। इसके बाद अगला सवाल है कि अमाशय का आंतरिक सतह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, अमाशय में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है और वह पाचक रस भी निकलता है। और आप तो वह अंग जो अमाशय का, जो कि वह भाग जो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस को स्रावित करता है, निकालता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पित्ताशय, अग्न्याशय, श्लेष्मा झिल्ली, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा श्लेष्मा झिल्ली, आंसर होगा इसका सी। इसके बाद अमाशय के आंतरिक सतह की सुरक्षा कौन करता है? आंतरिक अमाशय का जो भीतरी भाग होता है उसका सुरक्षा कौन करता है? श्लेष्मा झिल्ली करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, जठर रस करता है, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, श्लेष्मा झिल्ली अमाशय के आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि 11 नंबर सवाल है कि छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई हजारों संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं, रसांकुर कहते हैं, बिलई कहते हैं, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, तो छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई हजारों संरचनाएं होती हैं, जिसको कि हम लोग दीर्घरोम भी कहते हैं, रसांकुर भी कहते हैं और बिलई भी कहते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त में एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद आता है अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जो हम लोग का है वो पाचन तंत्र का कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पाचन तंत्र का कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्तर है आंत रस, पीत रस, जठर रस, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र का कौन सा रस? जठर रस जो है वह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद अगला सवाल है कि भोजन में स्थित कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन, भोजन में स्थित कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? यकृत में, अग्न्याशय में, छोटी आंत में, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि आंसर होगा सी, यानी कि छोटी आंत में। इसके बाद अगला जो सवाल है वह है कि पाचन क्रिया पूर्ण होने के बाद कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाता है ग्लूकोज में, ग्लिसरॉल में, एमिनो अम्ल में, उपर्युक्त में एक से अधिक में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए, ग्लूकोज में। इसके बाद है करें कि अगला जो सवाल है वह है कि रसांकुर की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा उसका स्थानांतर रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। यहाँ उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद अगला जो सवाल है वह देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17
शरीर में जल का अवशोषण एवं अवशिष्ट पदार्थों को मलाशय में भेजने का काम पाचन तंत्र का कौन सा भाग करता है? आंसर ए छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। इसके बाद है अगला सवाल कि गाय पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेती है, उस भाग को क्या कहते हैं? देखिए, गाय जो है, गाय ही नहीं है, गाय है, उस तरह के जितने भी जानवर हैं, गाय, बैल, भैंस, गधा, ये जितने भी जानवर हैं, सारे के सारे जानवर जो हैं वो जब घास चरने जाते हैं या कोई भी या ये अपने चारा को ग्रहण करते हैं तो जल्दी जल्दी खा करके अमाशय के एक भाग में उसको भंडारित कर लेते हैं, यानी कि ये जमा कर लेते हैं। उस भाग को क्या कहते हैं? रुमेन कहते हैं, प्रथम अमाशय कहते हैं, श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, उपयुक्त में एक से अधिक। आंसर होगा इसका रुमेन कहते हैं उसको। इसका आंसर हो जाएगा ए। शाकाहारी भोजन करने वाले वैसे जीव जो अपने भोजन को जल्दी जल्दी निगल कर एक भाग में एकत्रित करते हैं कहलाते हैं रूमिनेंट्स कहते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, या उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, रूमिनेंट कहलाते हैं। इसके बाद है इनमें से रूमिनेंट के पाचन अंग कौन है? देखिए, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। देखिए, रेटिकुलम, भोजन, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वे रूमिनेंट के पाचन अंग हैं। रेटिकुलम भी है, ओमेसम भी है, एबोमेसम भी है और तीनों है। यानी देख लीजिए, ये कह रहा है कि जुगाल को वापस निकलने पर यह अमाशय के दूसरे कक्ष रेटिकुलम में पहुंचता है। पाचन भाग है रेटिकुलम, जहां भोजन का विखंडन होता है। यहां से यह तीसरा कक्ष ओमेसन में पहुंचता है, यही पाचन अंग है जहां ज्यादातर पानी का अवशोषण होता है। फिर यह चौथे चरण माने एबोमेसम में पहुंचता है। इन तीनों में बारी बारी से ये जुगाली करता है जानवर। जुगाली करने के बाद भोजन पहुंचता है रेटिकुलम में, रेटिकुलम में भोजन का कुछ पाचन होता है, उसके बाद ओमेसम में, उसके बाद एबोमेसम में जाता है। यानी कि रूमिनेंट के ये तीनों अंग जो होते हैं ये पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं, पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में एक से अधिक। इसके बाद एक और सवाल बचा हुआ है, उसको देख लीजिए। यह है मानव शरीर में इनमें से किसका पाचन नहीं, मानव शरीर इनमें से किसका पाचन नहीं कर पाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं कर पाता है, कि प्रोटीन का नहीं कर पाता है, कि सेल्यूलोज का नहीं कर पाता है? तो उपयुक्त में एक से अधिक। तो जान लीजिए, मानव शरीर जो है वह सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। आंसर इसका हो जाएगा सी। तो इस तरह से हमने ये इस तीनों पार्ट मिला करके जंतु और मानव में जो पाचन है उससे संबंधित क्लास 7 का बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और हमको आशा है कि यह आने वाले बहुत सारे एग्जाम के लिए, बहुत सारे परीक्षाओं के लिए, जैसे एसएससी के लिए हो गया या टीआरई के लिए हो गया, या और भी जितने भी जनरल साइंस के एग्जाम होंगे या साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे, सारे एग्जाम के लिए सहायक सिद्ध होगा। और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका लिंक आपको मिलता रहे। और मैं समय समय पर आप लोगों को इस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का संग्रह देता रहूँगा, जिसे आप लोग पढ़ करके अपने आने वाले परीक्षा में अच्छा करिए। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।